हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसका कोड है 346 FW 2024 का 5वां सेट। और इस सेट का ये वीडियो दूसरा पार्ट। पहले के पार्ट में हमने सवाल नंबर 4 तक के सभी खंड को सॉल्व किया है और इस पार्ट में हम सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है 5वें का पहला खंड। अब इस सवाल में दर्पण दिया है अवतल और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन 4 दिया है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है, दो केस में सवाल लगाना है। एक इसकी पहली स्थिति है। पहली स्थिति में इन्होंने दिया है कि आवर्धन जो है वो है 4। तो आवर्धन ऋण में रहेगा अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। अब आवर्धन का सूत्र होता है, क्योंकि ये दर्पण है अवतल दर्पण, तो दर्पणों के लिए जो आवर्धन होता है वो होता है माइनस में V/U बराबर होगा ऋण 4। तो यहां से हम ये मान लेते हैं कि माना अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर हम मान लेते हैं ऋण x सेंटीमीटर। यहाँ से तो V की वैल्यू क्या होगी? V बराबर होगा 4U। तो V की वैल्यू मिलेगी माइनस में 4x सेंटीमीटर। ये पहली स्थिति है। हमने माना कि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी x है तो V की दूरी होगी माइनस में 4x। अब जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u। तो 1/v की वैल्यू है ऋण 4x और u की वैल्यू है ऋण x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऋण में 5/4x, यानी हमें 1/f की वैल्यू मिल गई ऋण 5/4x। इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे क्योंकि फोकस दूरी कभी बदलेगी नहीं। अब यहाँ पे द्वितीय स्थिति क्या दिया है? जो इन्होंने दूसरी स्थिति कहा है उसमें कहा है आवर्धन 3 गुना हो गया, यानी अब ये 4 से ऋण 3 हो गया आवर्धन। यानी और यहाँ पे अभी भी प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। इसीलिए आवर्धन ऋणात्मक है। यहाँ भी सेम सूत्र इस्तेमाल होगा, माइनस में V/U बराबर ऋण 3। तो यहाँ पे V की वैल्यू होगी 3U। अब यहाँ U की जगह पे आपको x इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कहा है कि वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर करने पर या 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर जो U की अब नई वैल्यू बनेगी वो होगी माइनस में x प्लस 3 सेंटीमीटर। x दूरी पर तो पहले से था और 3 सेंटीमीटर आपने खिसका दिया, तो V की वैल्यू होगी माइनस में 3 और x प्लस
3 सेंटीमीटर ये होगा। अब यहाँ भी हमें दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v धन 1/u। अब यहाँ पे नया v और u लिखा जाएगा। तो v की वैल्यू है ऋण में 3x धन 3 और u की वैल्यू है ऋण x धन 3 और 1/f का मान हमने निकाला है पहले से। क्योंकि फोकस दूरी कभी बदलेगी नहीं तो पुरानी वाली वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। माइनस में 5/4x और इन दोनों में से माइनस में 1/x+3 बाहर कर दें तो बचेगा अंदर 1/3 धन 1। ऋण और ऋण खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4x बराबर 1/x धन 3 और अंदर होगा 4/3 यानी ये हो गया 4/3x धन 9। तिरछा गुणा करेंगे 5 का गुणा 3 में 15x, 5 का गुणा 9 में 45 और 4x का गुणा 4 में 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर 45 सेंटीमीटर। तो हमें फोकस दूरी मिल जाएगी। लिखेंगे इसलिए 1/f बराबर ऋण 4/5x है यानी ऋण 4/5 गुणे x माने 45। 5 9 45 ये सॉरी कितना था उल्टा लिख दिया हम 5/4x है तो हमने उल्टा लिख दिया। ये था 5/4x तो ये हो जाएगा ऋण में 5/4 गुणे x का मान 45। 5 9 45 9 चौक को 36 लिखेंगे। इसलिए r बराबर 2f यानी 36 का डबल 72 सेंटीमीटर और ये माइनस में है क्योंकि दर्पण अवतल है। सूत्र क्या है? r बराबर होता है 2f फोकस दूरी का डबल। तो 72 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी और दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 36 सेंटीमीटर। आप दोनों में रख के चेक भी कर सकते हो और ये बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो यह है सवाल नंबर 5 का पहला पार्ट। यहाँ से इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप इसको देख के लगा सकते हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड। चित्र अनुसार दो लंबे समांतर तारों A और B में क्रमशः 10 एम्पीयर और 20 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार C जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तब तार C पर कितना बल लगेगा। ये 5वें का दूसरा खंड है। सवाल में 2 वायर दिया है। एक वायर का नाम A है और एक वायर का नाम B है और इसमें कहा है कि पहले वाले में जो धारा है वो है 10 एम्पीयर, इसमें धारा है 20 एम्पीयर। इनके ठीक बीच में एक दूसरा तार रखे हैं जिसको C नाम दिया है और इसमें बह रहा है 5 एम्पीयर। पूरी के बीच की दूरी थी 20 सेंटीमीटर। जब ठीक बीच में रख दिए हैं तो अब बीच की दूरी बचेगी 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे बचेगा 10 सेंटीमीटर और दो पूरे वायर की हर एक की लंबाई है 15-15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहा बिंदु C पर या तार C पर लगने वाला जो है बल का मान बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे तार C पर तार A के कारण लगने वाला चुंबकीय बल, उसको हम नाम दे देते हैं CA। C पर A की वजह से लगने वाला बल। तो बल होता है दो वायर के बीच में μ0/2 पाई, दोनों वायर में बहने वाला करंट। तो C में बहने वाला करंट IC और A में बहने वाला करंट IA बटे बीच की दूरी
तो यहाँ इनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो हम उसको लिख देते हैं कि 10 सेंटीमीटर यानी 10 पे पावर ऋण 1 या 10 गुणे 10 पे पावर ऋण 2 लिख सकते हो, या फिर 10 पे पावर ऋण 1। तो हम यहाँ 10 पे पावर ऋण 1 ही लिखेंगे। अब ये मीटर हो गया, गुणे उनकी लंबाइयाँ। तो इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 10 पे पावर ऋण 2, इतना होगा ये FCA का मान। और उसके बाद जो तार, अच्छा यहाँ चाहे तो हम इनको हल भी कर सकते हैं सारी वैल्यू रख के। चलो लगा लेते हैं, कितना आएगा। म्यू नॉट का मान होता है 10 पे ऋण 7 की घात गुणे 4 पाई, बटे में है 2 पाई। IC, C में 5 एम्पेयर की धारा बह रही है और A में 10 एम्पेयर की धारा बह रही है, और 10 पे ऋण 1 की घात नीचे है, और यहाँ 15 गुणे 10 पे ऋण 2 की घात है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई से 4 पाई कटेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी हो गया 2 गुणे 10 पे ऋण 7 की घात। और ये ऋण 2 है और ये ऋण 1 है, कम होके ऋण 1 बचेगा, तो 5 दाम 50 और 15 बचे 75। 750 गुणे 10 पे पावर ऋण 1। तो ये पूरा सिस्टम क्या बनेगा, 10 पे पावर ऋण 1 से 1 जीरो कम हो जाएगा, और 75 का गुणा 2 में करेंगे तो ये होगा 150 गुणे 10 पे पावर ऋण 7 न्यूटन। ये हो गया C पर A की वजह से लगने वाला बल। अच्छा, दिशा किधर होगी, दिशा होगी यहाँ पे तार C से A की तरफ। हाँ बिल्कुल, ये बनेगा C में लगने वाला करंट ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। तो ये दिशा होगी FCA की, और इसके कारण दिशा होगी FCB ऐसी। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिशा C से A की ओर। ये हो गया। अब निकालेंगे हम तार C पर तार B के कारण लगने वाला चुंबकीय बल। इसको हम नाम देते हैं CB। सूत्र होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई IC इंटू IB बटे बीच की दूरी, तो वही है 10 सेंटीमीटर यानी 10 पे पावर ऋण 1 मीटर। और इनकी बीच की यहाँ पे तार की लंबाई, तो जो तार की लंबाई है वो है 15 गुणे 10 पे पावर ऋण 2। 15 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो यही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख लेते हैं। म्यू नॉट का मान 10 पे ऋण 7 की घात गुणे 4 पाई, बटे में 2 पाई। IC 5 एम्पियर, B में 20 एम्पियर, यहाँ पे देख लो B में 20 एम्पियर। बीच की दूरी जो है वो 10 पे ऋण 1 है, और लंबाई है 15 गुणे 10 पे ऋण 2। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 2 गुणे 10 पे ऋण 7 की घात, और ये हो जाएगा ऋण 1 यहाँ बचेगा, 15 5 का गुणा 20 में 100, और उसमें 15 का गुणा, ये हो जाएगा 1500, और गुणे में 10 पे पावर ऋण 1। तो 10 पावर ऋण 1 से 0 खत्म हो जाएगा, 150 दूनी 300 गुणे 10 पे पावर ऋण 7। दिशा लिखनी पड़ेगी हमें C से B की ओर। अब यहाँ पे देखो दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, बराबर तो नहीं विपरीत है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि FCA और FCB विपरीत है या विपरीत दिशा में है, इसलिए तार C पर लगने वाला परिणामी बल, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा वाला बल है CB और छोटा बल है CA। तो बड़े बल की वैल्यू 300 गुणे 10 पे ऋण 7,
छोटे की वैल्यू है 150 गुणे 10⁻7। ये देखो छोटे वाले की वैल्यू, तो घटाएंगे तो आएगा 150 गुणे 10⁻7 न्यूटन। ये होगा तार सी पर लगने वाले बल की दिशा, और साथ में डायरेक्शन भी लगा सकते हो, सी से बी की ओर लगेगा। और यही सवाल का जवाब है। यह सवाल नंबर 5 का दूसरा पार्ट। यहाँ से इसका पूरा कंप्लीट सलूशन आप उतार सकते हो। अगला सवाल 5वें के दूसरे का ऑप्शनल है। ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता या दक्षता 90% है और निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना करो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और साथ में निवेशित शक्ति। दो चीज निकालना है। तो परिणमन को हमने पहले से लिख दिया है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, जिसे हम सेकेंडरी टर्न कहेंगे, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या प्राइमरी टर्न, उनके अनुपात को हम ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो ये हो गया परिणमन के बारे में। अब यहाँ पे इसमें दो सवाल दिया है, मतलब एक ही सवाल के दो पार्ट हैं, जिसमें दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना ट्रांसफार्मर के द्वारा। यानी इसमें दिया हुआ सवाल में कि जो इसका प्राइमरी वोल्टेज है वो है 2200 वोल्ट, और उससे बाहर निकालना है हमें 220 वोल्ट, ये निकालना है। अब ये सूत्र आपके सामने है, और साथ में इन्होंने दिया हुआ है कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरे हैं एनपी की वैल्यू वो है 5000 टर्न। तो एनएस निकालना है। यही सूत्र हम लगा देंगे, लिखेंगे चूंकि एनएस बाई एनपी बराबर वीएस बाई वीपी। तो एनएस सेकेंडरी टर्न नहीं मालूम है, लेकिन प्राइमरी टर्न है 5000 फेरे। वीएस सेकेंडरी वोल्टेज है 220 और प्राइमरी वोल्टेज है 2200, यानी ये हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से एनएस की वैल्यू होगी 5000/10, यानी 500 फेरे। यानी द्वितीय कुंडली में 500 फेरे होने चाहिए। ये एक का जवाब हो गया। या फिर यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। एक ये हो गया। दूसरा इसमें कहा है निवेशित शक्ति, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की दक्षता दिया है। एक पार्ट ये हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अगला पार्ट है ट्रांसफार्मर की क्षमता या दक्षता। इन्होंने दिया है 90%। तो क्षमता कैसे निकालते हैं? क्षमता निकालने के लिए सेकेंडरी पावर बटे प्राइमरी पावर गुणे 100, यही सूत्र होता है, जिसे हम कहते हैं निर्गत शक्ति बटी निवेशित शक्ति। उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी को अलग अलग अक्षरों से दिखाते हैं। कहीं कहीं पे इसको इस टाइप के एक अक्षर से भी दिखाया जाता है, जिसे हम उसकी क्षमता कहते हैं। तो खैर यहाँ पे क्षमता ऐसे ही निकाली जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है निर्गत शक्ति 8 किलोवाट। इसके बारे में दिया है सवाल में, सेकेंडरी पावर दिया है 8 किलोवाट। तो प्राइमरी पावर निकालना था। तो 8 बटे प्राइमरी पावर गुणे 100 बराबर 90%, यानी 90/100। तो यहाँ पे आप प्राइमरी पावर निकाल सकते हो। प्राइमरी पावर कैसे निकलेगा? यहाँ पे इसको इस साइड करके और सारे लोगों का गुणा भाग आप कर दो। तो प्राइमरी पावर निकालने के लिए आप देखोगे तो लगभग 8.89 किलोवाट के आसपास में जाएगा ये, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो।
या फिर आप इसको लिख सकते हो, इसकी परसेंटेज बराबर 90% है, तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 90 में आपको 8 से भाग करना है। या फिर आप ये सारी प्रक्रिया को हटा दो, हम एक तरीका और आपको बताते हैं, आप ऐसे लगा लो। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना निवेशी शक्ति वो है x किलोवाट। हम ये मान लेते हैं कि निवेशी शक्ति है x किलोवाट, और सवाल में दिया हुआ है निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति 90% ही बाहर जा रही है, यानी x का 90% हिस्सा बाहर जा रहा है, यानी 90x/100 किलोवाट ये है निर्गत शक्ति। अब सवाल में पहले से निर्गत शक्ति इन्होंने दिया है 8 किलोवाट। यहाँ से तो हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान हो जाएगा 0 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 80/9। तो ये कितना होगा 9 8 72 8 80, फिर होगा तो 8 8 जाएगा, यानी 8 9 के आसपास हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं कि माना निवेशी शक्ति x किलोवाट और निर्गत शक्ति 90% क्षमता है, तो निर्गत शक्ति कितनी होगी निवेशी का 90%, जो कि होगा 90x/100 या 90/10। अब चूंकि निर्गत शक्ति 8 दिया है तो x का मान निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से भी लगा सकते हो और इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो तरीका आपको पसंद है आप उस तरीके से काम कर सकते हो। तो यह है सवाल नंबर 5 का दूसरा पार्ट या दूसरा खंड, और उसका ये ऑप्शनल, ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला सवाल देखिए, सवाल है सवाल नंबर 5 का तीसरा पार्ट, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं और पोलराइड का उपयोग। तो एक ही में 3 सवाल है। पहला, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, तो इसका जवाब यहाँ पे वह प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सम्मित रूप से न होकर के केवल एक ही तल में होते हैं या एक ही दिशा में होते हैं, तो उन्हें हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे मिलता है कि जब कांच की 1 मिलीमीटर मोटी टूरमैलिन क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश डालते हैं तो वह 2 समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। और यहाँ पे जो कांच की पट्टियाँ होती हैं लेयर बाय लेयर ली जाती हैं, तो ये कुछ भाग परावर्तित होकर के ध्रुवित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होकर के ध्रुवित करते रहता है। लेकिन जब ढेर सारी पट्टियाँ हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वहाँ पे अध्रुवित प्रकाश जो होती है वो पट्टियों से निकलने के बाद समतल ध्रुवित हो जाती है। उसके बाद है पोलराइड का उपयोग। तो वाहनों के हेडलाइट का कवर और कवर ग्लास बनाने में, मतलब जो लाइट के आगे का पार्ट होता है उसको बनाने में, ताकि वहाँ से निकलने वाली जो किरणें हो ढेर सारी चमक ना उत्पन्न करने लगे, तो उसको बनाने में, धूप के चश्मों को बनाने में, और उसके बाद कायरालिटी का गुण चेक करने के लिए भी पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है, और भी अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड, और यहाँ से इसका जवाब है, आप इसको लिख सकते हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का चौथा खंड, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र E, V और R के पदों में प्राप्त करो, जहां E, V और R सेल का विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर है, और R ये प्रतिरोध, ये सारी वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें हमें आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकालना है। यह है सवाल नंबर 5 का चौथा खंड। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे हमें एक सेल है और इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको हम ऐसे डब्बे टाइप में बना देते हैं, मतलब ये सेल के अंदर का भाग है, और इससे हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को या रजिस्टर को जोड़ देते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को E से दिखाया गया है, इसके रेजिस्टेंस को E से दिखाया गया है, प्रतिरोध को R से, और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है
उसको V से दिखाया गया है। मतलब यहाँ से जब आप वोल्ट मीटर से नापोगे तो यहाँ के प्रतिरोध को उन्होंने V से दिखाया गया। तो ये जो विद्युत वाहक बल होता है ये होता है कि जब सेल ऑन नहीं है उस समय इसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, उसका हम E से लिखते हैं। तो वो अलग मैटर है सारा। यहाँ पे हमने विद्युत वाहक बल को E से लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल R से, और मान लेते कि यहाँ पे बहने वाली धारा है I। तो हम यहाँ पे सारा संकेत दिया ही है, लेकिन एक बार लिख देते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध R बाह्य प्रतिरोध इस कैपिटल R और बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V है। ये इतना सारा चीज हमने मान लिया। तो इसमें हम लिखाएंगे किरचॉफ के बंद पास का नियम। तो लिखेंगे किरचॉफ के बंद पास के नियम से। नियम यह है कि टोटल वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे हम एक लूप बना के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा लूप बना लिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज होगा, अगर हमारे लूप के डायरेक्शन में तो हम वोल्टेज को माइनस में लिखेंगे। और आपको अगर डिटेल में सीखना है कि लूप के सवाल कैसे लगाते हैं तो हमारे चैनल पर एक किरचॉफ का जो वोल्टेज और करंट का नियम है उस पर एक वीडियो है लगभग 1 घंटे का। आप वहां पे जा करके लूप बनाना किसी भी जटिल से जटिल परिपथ का सीख सकते हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक लूप बनाया। तो इस लूप के जरिए से हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज को 0 लिखेंगे। तो अगर करंट और लूप का डायरेक्शन सेम हो तो उसके वोल्टेज को माइनस लिखते हैं। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो होगा माइनस में IR। इस लूप के हिसाब से आप चाहे तो उल्टे डायरेक्शन का ले सकते थे। तो हमने यहाँ पे ऐसा लिया जिसकी वजह से हम यहाँ पे माइनस IR लिखेंगे। और इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे भी करंट ऐसे ही आगे आ रहा है। तो ये होगा माइनस में IR और बराबर होगा E। और ये वैल्यू ये बराबर नहीं सॉरी माइनस से प्लस जा रहा है तो ये होगा प्लस में E बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम माइनस I कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस R बराबर होगा E के। और माइनस में तो हमें I की वैल्यू मिलेगी E बटे R प्लस R। इसको हम एक समीकरण बना के छोड़ देते हैं। अब हम लिखेंगे चूंकि V बराबर होता है IR, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का करंट I है और उसका रेजिस्टेंस R है और उसके सिरों का वोल्टेज V है। तो यहाँ पे V बराबर I की वैल्यू है E बटे R प्लस R इंटू R। हमें स्मॉल r का मान निकालना, तो हम इसी समीकरण को सॉल्व कर देंगे, हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस गुणा करेंगे तो होगा ये V R प्लस R बराबर ER, या फिर ये होगा VR प्लस PR बराबर ER। ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पर ध्यान देते रहना। तो यहाँ से VR की वैल्यू होगी ER माइनस VR। तो R बराबर होगा ER माइनस VR बटे V, या फिर दोनों में से कैपिटल R कॉमन है उसको बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस V बाई V। या हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं R E बटे V ऋण 1। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विद्युत वाहक बल
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में रिलेशन, यानी ERV के बीच में संबंध और उस संबंध के आधार पर आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू। ये सूत्र वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम सेल को यूज करते हैं। अगर हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस समय पर ये चिन्ह प्लस में हो जाता है, बाकी सारा डेरिवेशन ऐसे ही रहेगा। तो यह है सवाल नंबर 5 का चौथा खंड और ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का 5वां खंड। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान है 0.05 एम्पियर। इसे 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की जरूरत पड़ेगी? तार का क्षेत्रफल दिया है 2.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है 5 × 10⁻7 ओम मीटर। यहाँ पे तार कितना बड़ा लगेगा वही चीज निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सुग्राहिता लिखनी थी उसके बारे में, तो सुग्राहिता का यहाँ पे हमने एक साधारण सा परिभाषा लिख दिया कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के विक्षेप कोण थीटा और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को हम धारा की सुग्राहिता θ/I से लिखते हैं और यही इसका परिभाषा भी है कि थीटा और I के अनुपात को हम धारा की गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता या उसकी सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल है वो सवाल पे आपको ध्यान देना है। हम इसको एक चित्र की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसको हम कैपिटल G से दिखा देते हैं। इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो 50 ओम है। हम यहाँ पे इसके एक रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। ये 50 ओम का एक रेजिस्टेंस है और इस गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है यानी जो इसके अंदर से जो धारा बहेगी उसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.05 एम्पियर। सवाल में है कि हम इस रेंज को और बढ़ाना चाहते हैं। तो इस रेंज को जब और बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसके पैरेलल में एक और रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इसके रेंज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम इसके पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे जिसे हम शंट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो हम मान लो कि इसके अंदर हम एक एक R ओम का रजिस्टर कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू R है और वही हम बाद में खोजेंगे कि कितना है। तो ऐसा करने से अब इसका रेंज बढ़ गया 0.05 से बढ़ के अब ये 5 एम्पियर अपने अंदर लेके जा रहा है। तो जब ये 5 एम्पियर लेके जाएगा तो इसके अंदर तो वही करंट जाएगी, बाकी करंट इस रास्ते से होके गुजर जाएगी, तो इससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। तो अगर इस रास्ते से 5 एम्पियर जा रहा है जिसे हम पूर्ण धारा कह रहे हैं, तो यहाँ पे कुल धारा का मान है 5 एम्पियर और गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाली जो धारा है वो है 0.05 एम्पियर। अब हमें मालूम है कि दोनों धाराओं का योगफल ही ये धारा होगी, तो हम इसको मान लेते हैं IR, रजिस्टर से होकर गुजरने वाला, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो शंट से जाने वाला। तो यहाँ पे जो IR होगा रजिस्टर से जाने वाली धारा, कुल धारा में से ये धारा घटाई जाएगी, यानी I में से IG घटाना पड़ेगा, यानी 5 में से 0.05 घटाएंगे जब तो हमें मिलेगा 4.95 एम्पियर। इतने एम्पियर की धारा इस रजिस्टर से होके गुजर जाएगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो इसके सिरों का विभवांतर है वही यहाँ पे भी विभवांतर होगा, दोनों का विभवांतर एक जैसा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध R कामा गैल्वेनोमीटर समांतर क्रम में है, इसलिए VR R के सिरों का वोल्टेज बराबर होगा गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज। तो VR होगा IR, यानी इसके अंदर जाने वाले करंट और गुणे इसका रजिस्टर। तो इसके अंदर जाने वाली करंट को हमने IR से लिखा और ये वैल्यू है I, ये R है।
और साथ में VG, इसके अंदर जाने वाली करंट को हमने इस नाम से संकेत दे दिया है, और गुणे इसका रेजिस्टेंस जो है हम उसको RG से लिख देते हैं। अब हमें ये वैल्यू मालूम है कि ये है 4.95, R के बारे में जानकारी नहीं है, ये करंट है 0.05 और ये वैल्यू है 50। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम गुणा करें इसको तो ये लिखा है 0.5 गुणे 5, यानी ये हो जाएगा 2.5 और इसका भाग हो जाएगा 4.95। तो इसको हम लिख सकते हैं 250/49.5, या फिर लिख सकते हो 2500/495 ओम, ये भी हम लिख सकते हैं। 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 25/49.5 और ये होगा 250/495, ये लिखा जाएगा। तो ये R की वैल्यू निकल गई। अब जो R का सूत्र होता है वो था ρ × L/A, जहाँ L लेंथ है और A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसकी वैल्यू होगी 250/495। अब इस सवाल में ρ और A दोनों की वैल्यू दिया हुआ है। क्या क्या दिया है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहीं कहीं पे। इसमें इन्होंने A की वैल्यू दी है 2.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, और ρ की वैल्यू है 5 × 10⁻7 ओम मीटर। ये दोनों वैल्यू दिया, तो वही दोनों वैल्यू रख के हम L का मान निकाल सकते हैं। तो L बराबर होगा 250/495 गुणे A से गुणा रो से भाग। तो A की वैल्यू है 2.7 × 10⁻6 और रो की वैल्यू है 5 × 10⁻7। तो ये वैल्यू हो जाएगी ऊपर जाके, यहाँ पे ये बनेगा केवल 10, तो ये हो जाएगा 27/5, यानी 250/495 गुणे 27/5। तो 5 × 5 = 25, ये हो गया 50 गुणे 27/495। तो ये हो जाएगा, अगर इसको काटें तो 5 × 9 = 45, 4 × 49, 5 × 9, यानी नीचे हो गया 99 और ऊपर हो गया 10 × 27, यानी 270/99 मीटर। ये इसका जवाब हो जाएगा, यानी 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा। तो इसको चाहे तो काट सकते हो। इसको यहाँ पे देखते हैं कितना जाएगा छोटा करके। तो L की वैल्यू होगी 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, इतना मीटर बनेगा। तो ये 11 दूनी 22, 8 30, 11 7 77, 3 30, 11 दूनी 22। तो इस हिसाब से 2.727 मीटर इसका जवाब बन जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप 30/11 लिख दो या फिर 270/99 मीटर लिख दो, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ से ये इसका पूरा समाधान है, आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो। उसके बाद का जो आगे का सवाल है वो है सवाल नंबर 6। दिया है पीएन जंक्शन डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रियाविधि समझाओ। अग्र वोल्टेज अग्रधारा के बीच ग्राफ और पीएन संधि का उत्क्रम अभिनत, और यहाँ भी ग्राफ। तो ये सवाल बार बार रिपीट होने वाला सवाल है, जिसको कि हमने कई सेटों में सॉल्व किया है, इसलिए हम इस सवाल को छोड़ दे रहे हैं। बाकी का सवाल नंबर 7, 8, 9 हम आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।